पेज में हम कर चुके हैं, ट्रेड लायबिलिटी और लायबिलिटी में हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व। देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? जो आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होता है वहीं से जो क्रिएट किए जाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे रिजर्व हैं ये आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल दी गई है उसमें दिए गए हैं। कॉलम नंबर 3 में कौन कौन से ऐसे आपके पास फ्री रिजर्व हो सकते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में आपके पास हो सकते हैं। सबसे पहला आता है सरप्लस। सरप्लस आप पढ़ चुके हो क्या होता है? जो आप बैलेंस शीट में शो करते हो रिजर्व एंड सरप्लस हेड में, जो आफ्टर डिविडेंड पे करने के बाद आपके पास जो बैलेंस रह जाता है वो आपके लिए क्या है? सरप्लस है। अब सरप्लस का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैलेंस हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो सरप्लस, नेगेटिव बैलेंस है तो ये सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस और ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। दूसरा इसमें दिया गया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? अपने बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के साथ हम डील कर सकें, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ सेविंग रखते हैं जनरल रिजर्व के रूप में। फ्यूचर में जो कुछ अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं उनको डील करने के लिए हम जनरल रिजर्व प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व क्यों प्रिपेयर किया जाता है? किसी साल तो कंपनी कमा रही है 1 लाख, उस साल उसने डिविडेंड डिक्लेयर किए 10% की रेट से। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी को लॉस हो गया 50,000 का, अब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर नहीं सकती। तो इस साल अगर उसने सारा का सारा प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, उसके पास कुछ नहीं है, अगले साल डिविडेंड नील होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर नील होगा तो उनकी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में भी चेंज आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वो एक डेफिनेट परसेंटेज से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करे तो उसकी छवि खराब होगी उस कंपनी की। तो इसीलिए क्या करते हैं, जिस साल हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं हम उनमें से एक अलग से ट्रांसफर कर देते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में, जो कि क्रिएट किया जाता है डिविडेंड की रेट इक्विवेलेंट रखने के लिए, ताकि किसी ईयर अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट हो ही ना तो भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकें इस फंड में से। जो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड हमारे पास होता है उसमें से हम डिक्लेयर कर देते हैं डिविडेंड। तो फिर क्या होगा कि कंटिन्यूसली रेट हमारी सेम रहेगी और छवि हमारी बनी रहेगी मार्केट में, वो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड होता है। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कि नहीं, संचित लाभ है। जब कंपनी को हम लिक्विडेट कर रहे हैं तो किसी काम का नहीं, क्योंकि फ्यूचर में तो हमें डिविडेंड डिक्लेयर करने ही नहीं, तब तो ये शेयर होल्डर के नाम चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, शेयर होल्डर के अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट देखो इंश्योरेंस फंड। कुछ कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाने की बजाय अपने यहाँ एक अलग से फंड क्रिएट कर लेती है, इंश्योरेंस फंड। वो इंश्योरेंस फंड इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये एक तरीके का इंटरनल एश्योरेंस है। अब जैसे एक तो आप गुड्स का इंश्योरेंस करवाओ और 5,000 पर मंथ के हिसाब से प्रीमियम पे करो, टोटल एनुअली कितना हो गया? 60,000 पर ईयर, पर एनम हो गया कि नहीं हो गया? अब एक तो 60,000 आप बीमा कंपनी को दे रहे हो, बीमा कंपनी तो तभी देगी जब आपको लॉस होगा। अब कुछ कंपनियां क्या चाहते हैं कि हम बीमा कंपनी को प्रीमियम देने की बजाय अपने यहाँ एक फंड क्रिएट कर लें, तो वो हर साल कुछ एक पैसा ट्रांसफर कर देती है इंश्योरेंस फंड में, ताकि अगर इन फ्यूचर उन्हें कोई भी लॉस हो तो उसकी पूर्ति वो इंश्योरेंस फंड से कर सकती है। तो वो एक तरीके का इंटरनल इंश्योरेंस है जो कंपनी खुद ही कर लेती है। तो इस तरीके का फंड अगर क्रिएट किया गया है तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्योंकि जब कंपनी बंद हो रही है फिर आगे फ्यूचर में लॉस होनी ही नहीं। तो ये भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट होता है इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। ये भी एक तरीके का इंटरनल इंश्योरेंस ही है, जो आपकी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए किया जाता है, उनके लिए अलग से फंड बना लिया जाता है, क्योंकि अगर कंपनी में काम करेंगे तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अब अगर हादसा हो जाए किसी भी एम्प्लॉय के साथ, उसको जो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा वो कंपनसेशन आप इस फंड में से देते हो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन एक्सीडेंट फंड में से। यहाँ आप पैसा ट्रांसफ़र करते रहते हो आपके हर ईयर के प्रॉफिट में से, और वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऐसी कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो। नहीं तो इसमें जितना पैसा है वो आपके लिए क्या है,
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ये जब कंपनी बंद होने जा रही है तब आपको शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ऐसे ही बहुत सारे और रिजर्व आपको दिए गए हैं। डिवेंचर सिंकिंग फंड, ये जब आप डिवेंचर रिडम्पशन स्टडी करोगे तब आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, 4th चैप्टर। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व स्टडी किया हुआ आपने, 2nd चैप्टर में मैंने करवाया था, CRR करवाया था कि नहीं करवाया था, तो अच्छे से स्टडी किया हुआ आपने। इसी तरीके से शेयर फॉरफीचर, सिक्योरिटी प्रीमियम और इंश्योरेंस फंड, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, तो ये कुछ एक रिजर्व हैं जो आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं। हम इनको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमें ट्रांसफर करना होगा जब एक कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है वो अमलगमेट होने जा रही है ट्रांसफरी कंपनी में, तो हमें ये शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, इसीलिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फ्री रिजर्व कौन से हैं जो हमें शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्यूमुलेटेड लॉसेज। अब जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी होंगे। अब इसमें सरप्लस अकाउंट का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो इंक्लूड होगा, या फिर कोई और लॉसेज हमारे पास इंक्लूडेड हो तो वो भी हमारा क्या होगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेज होगा। जैसे इसमें दिए गए हैं लॉस ऑन नेगेटिव सरप्लस और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज को इंडिकेट करते हैं। ये हमें ये भी ट्रांसफर करने होंगे क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर जब शेयर होल्डर का राइट है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज भी फुलफिल कौन करेंगे, शेयर होल्डर ही करेंगे। तो ये शेयर होल्डर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोविजन, कुछ एक प्रोविजन दिए होते हैं बैलेंस शीट में। अब प्रोविजन जैसा हमने फाइनल अकाउंट में स्टडी किया था, या तो आपको लायबिलिटी साइड अलग से दिए मिलेंगे या फिर वो प्रोविजन एसेट में से लेस करके दिखाए होते हैं एसेट साइड। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अलग से दिखाएंगे जो एसेट है वो आपकी ग्रॉस वैल्यू पे दिखाई जाएगी और प्रोविजन लायबिलिटी साइड आपका इन्वॉल्व कर लिया जाएगा प्रोविजन में, या फिर ऐसा होगा कि एसेट नेट वैल्यू पे दिखाई जाएगी, ग्रॉस वैल्यू में से हम प्रोविजन लेस करके दिखा देंगे। तो ये प्रोविजन दिखाए होते हैं बैलेंस शीट में। अब वो मिलते किस साइड है वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने बैलेंस शीट साइड किस तरीके से बनाई है। ये होते कौन कौन से हैं आपको पता ही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एटसेट्रा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वो है हमारा अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे फिक्टिशियस एसेट में इन्वॉल्व होगा। तो ये थे हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इसके बाद जो लास्ट टर्म आपके साथ डिस्कस की गई है परचेज कंसीडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेट करना होगा। कल भी हमने एक बात की थी परचेज कंसीडरेशन की, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब कल हमने डिस्कस किया था कि ए और बी दो ही कंपनियां हैं, बी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया जा रहा है ए के द्वारा। अब ए कंपनी इसका बिजनेस ले रही है तो इसके बदले में कुछ न कुछ तो बी कंपनी को देगी। अब बी कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो ए कंपनी के द्वारा बी कंपनी के शेयर होल्डर को जो पेमेंट की जाती है वो क्या कहलाती है, परचेज कंसीडरेशन। वो क्रय का फल है कि नहीं है, क्रय का प्रतिफल दिया इसने ए कंपनी ने बी कंपनी को। तो अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें परचेज कंसीडरेशन को तो क्या है, परचेज कंसीडरेशन इज द नेट अमाउंट विच इज पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनीज शेयर होल्डर, जो ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को पे किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स और सिक्योरिटीज। वो किसी भी फॉर्म में पे किए जा सकते हैं, चाहे कैश में पे करे, चाहे शेयर में पे करे या किसी अदर एसेट्स के रूप में पे करे। आगे समझ में परचेज कंसीडरेशन क्या है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में परचेज कंसीडरेशन को स्पेशली डिफाइन किया गया है। उसमें स्पेशली आपको ये बताया गया कि परचेज कंसीडरेशन में केवल और केवल वो पेमेंट इंक्लूड है जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को की जाती है, चाहे वो कैश फॉर्म में हो, चाहे वो सिक्योरिटी फॉर्म में हो, चाहे वो एसेट फॉर्म में हो।
केवल और केवल इसके शेयर होल्डर को जो पेमेंट की जाएगी, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उनको जो पेमेंट की जाती है वही अमाउंट क्या है, परचेज कंसीडरेशन है। कई बार कंफ्यूजन पता है कहां पैदा होता है, जैसे बी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है, इसके पास 5 लाख की इक्विटी शेयर है और 3 लाख के इसके पास डिबेंचर है और 1 लाख की इसके पास ट्रेड लायबिलिटी है। अगर ये सिचुएशन है, अब इस केस में बिजनेस पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया, एक कंपनी ने बिजनेस टेक ओवर किया, मींस एसेट और लायबिलिटी तो दोनों ले ली, कल हमने किया था ये डिस्कस। अब लायबिलिटी को पेमेंट कर रही है 3 लाख, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी, एक कंपनी करेगी, 3 लाख इसको पेमेंट करेगी और 1 लाख इसको पेमेंट करेगी। तो कई बार हम कंफ्यूजन के मारे क्या कर जाते हैं कि ये अमाउंट भी हम ये मान लेते हैं कि ये भी क्या है, परचेज कंसीडरेशन है। ये परचेज कंसीडरेशन नहीं है, इसको आप कभी भी इन्वॉल्व नहीं करोगे जब आप परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये चीज आपको बताई गई है डायरेक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। परचेज कंसीडरेशन में केवल और केवल वही वैल्यू इंक्लूड है जो पे की जाती है ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, चाहे वो फॉर्म में किसी में पे की जाए, कैश में, इक्विटी शेयर्स में या एसेट्स में, या कोई सिक्योरिटी दे दी जाए उनको। तो शेयर होल्डर को जो पैसा दिया जाता है केवल और केवल वही हमारा इंक्लूड होगा परचेज कंसीडरेशन में। आ गया समझ में? परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास 4 टाइप के मेथड हैं। लंप सम मेथड, सेकंड हमारा नेट पेमेंट मेथड, थर्ड हमारा नेट एसेट्स मेथड, और लास्ट हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। दोनों एक ही बात होती है, इंट्रिंसिक। RINI, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये 4 मेथड हैं आपके सामने परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 4 मेथड होंगे। पहला मेथड लंप सम पेमेंट मेथड। लंप सम पेमेंट मेथड कहाँ आप अप्लीकेबल कर सकते हो, जहाँ ये आपको क्वेश्चन में दिया मिलता है कि आपने बिजनेस बाय किया, आपने बिजनेस बाय किया और उसके बदले में शेयर होल्डर, जैसे ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर को आपने पेमेंट की 10 लाख की, जैसे डायरेक्टली आपने दे दिया 10 लाख की आपने पेमेंट कर दी। आपने बिजनेस बाय किया, ये 2 एग्जांपल हम ले रहे हैं, बी कंपनी का आपने बिजनेस बाय किया एक कंपनी ने, अब उसके बदले में आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दी 10 लाख। अब किस फॉर्म में किया आपको नहीं बताया, लेकिन लंप सम वैल्यू आपको दे दी। तो ये कौन सा मेथड है, लंप सम मेथड। लंप सम मेथड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दी गई हो क्वेश्चन में कि ये वैल्यू पे की गई है शेयर होल्डर को, उसमें कैश और उसका चक्कर नहीं रहता। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिया गया है कि ए लिमिटेड परचेज कर लेती है बी लिमिटेड का एंड एग्री टू पे 20 लाख इन ऑल। तो 20 लाख इन ऑल ये कह लो या 10 लाख इन ऑल कह लो, तो ये हमारा क्या है, परचेज कंसीडरेशन है। ओवरऑल वो 10 लाख पे कर रही है तो वो हमारा परचेज कंसीडरेशन होगा, अगर ऐसी वैल्यू आपको दे दी जाती है तो ये हमारा है लंप सम मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड जो अभी अभी हमने डेफिनेशन स्टडी की थी इस पे बेस है। नेट पेमेंट मेथड में हम परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें शेयर होल्डर को जो वैल्यू पे की गई है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। वो क्वेश्चन में आपको दी मिलेगी। इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये दिया मिलेगा कि ए लिमिटेड बाय बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड एंड पे 1000 या 1 लाख इन कैश एंड 9 लाख इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। इस तरीके से आपको या अदर
जो बाकी रिमेनिंग हमारा वो सोल्व कर दिया गया इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। तो उस केस इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सोल्व होंगे नेट पेमेंट मेथड से, जिसमें आपको लमसम अमाउंट नहीं दी गई, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि शेयर होल्डर को क्या क्या दिया है ट्रांसफरी कंपनी ने। जैसे एक एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड agree to take over the business of B Limited. The balance sheet of B Limited include trade payable 50,000, debenture 80,000 और 20,000 equity share of 10 rupees each। ये उसके पास बैलेंस शीट में सिचुएशन थी। A Limited agree to take over the trade payables, A Limited ने trade payable ले लिए। The redemption of debenture at the rate of 10% premium, 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन किया जाएगा डिबेंचर का। द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,500 की पेमेंट भी कर दी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की। द पेमेंट ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर इन कैश एंड द इश्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इन ए लिमिटेड फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। द परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ए और 2 बी लिमिटेड, हमारे पास 2 कंपनियां थी। बी लिमिटेड के पास क्या क्या वैल्यू की लायबिलिटीज थी? बी लिमिटेड के पास थे ट्रेड पेबल, इसके पास ट्रेड पेबल है 50,000, डिवेंचर हैं 80,000 के और इक्विटी शेयर हैं 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज का ईच है, 2 लाख के इक्विटी शेयर हैं ओवरऑल, है कि नहीं? 20,000 इक्विटी शेयर है इसकी। अब इसको टेक ओवर कर लिया बी ने, अब ए ने टेक ओवर किया है। अब ए लिमिटेड पेमेंट क्या क्या करती है देखो, ए लिमिटेड ने क्या क्या पे किया है। डिबेंचर का रिडेम्पशन किया है 10% प्रीमियम पे, इसका 10% प्रीमियम निकालेंगे, कितना आ गया 88,000 तो इसको पे कर रही है डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए थे, बी लिमिटेड को लिक्विड करने के जो एक्सपेंसेस थे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो पे किए किसने? ए ने पे किए वो 2,500। उसके बाद नेक्स्ट में ये कहता है पेमेंट ऑफ 6 पर इक्विटी शेयर इन कैश, हर एक शेयर के लिए 6 रुपए उन्होंने कैश दिए हैं। शेयर कितने थे? 20,000 को 6 रुपए के हिसाब से अगर कैश दे रही है 1,20,000 वो दे रही है शेयर होल्डर को कैश में, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि हर एक 2 इक्विटी शेयर्स के लिए वो 1 इक्विटी शेयर भी इश्यू कर रही है, जिसका इक्विटी शेयर का प्राइस ए लिमिटेड में क्या है 10 रुपीज का ईच है। इक्विटी शेयर दे रही है वो और वो 10 रुपीज का ईच है हर 2 शेयर के बदले में। अब यहाँ शेयर कितने थे 20,000, 2 को 1 मिल रहा है तो टोटल कितने मिलेंगे 10,000 शेयर मिलेंगे। किस रेट से? 10 रुपीज के रेट से 1 लाख। अब ये उसने पेमेंट किया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे दी जाती है कि जो हमारी ट्रांसफरी कंपनी उसने क्या क्या पेमेंट की है, तो आपको मेथड कौन सा अपनाना होगा? नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमें नहीं दे रखा कि कितनी पेमेंट की है, तो लमसम मेथड अडॉप्ट नहीं हो सकता, हमें अलग अलग फॉर्म में दे रखी कि क्या क्या पेमेंट हुई है। तो नेट पेमेंट मेथड में हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि परचेज कंसीडरेशन में केवल और केवल वो वैल्यू इंक्लूड होती है जो शेयर होल्डर को पे की जाती है, बाकी कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमारा परचेज कंसीडरेशन कितना निकल के आएगा 2,20,000। हमें ये भी ध्यान में नहीं रखने जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ए ने पे किए, हमें ये भी ध्यान में नहीं रखने कि जो डिबेंचर होल्डर को पे किए, ट्रेड लायबिलिटी जो पे की, हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि शेयर होल्डर को क्या पेमेंट की, बस। तो इस तरीके से अगर हम परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं वो हमारा नेट पेमेंट मेथड है। 2 मेथड हो गए, अच्छे से कर लोगे। इसमें आपको जो 1-2 चीज़ें बताई गई हैं कि जो ध्यान में रखनी है वो यही चीज़ें हैं, घुमा फिरा के आपको बताई गई हैं कि चाहे वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हो चाहे पेमेंट उसका कोई भी करे, लेकिन आपको
परचेज कंसीडरेशन में इन्वॉल्व नहीं नहीं, तो आप सीधी सी एक ही बात ध्यान रखो, शेयर होल्डर को जो पेमेंट दी जाती है सिर्फ वही परचेज कंसीडरेशन में इन्वॉल्व होगी, और नेट पेमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें कैलकुलेट करना तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लें। थर्ड मेथड है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड आपने पहले भी स्टडी किया हुआ है। नेट एसेट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी हम करते हैं ये तो जब हम नेट एसेट निकालने किसी एक कंपनी के लिए, अगर बी कंपनी की सभी एसेट्स ले लें फिर तो हम टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, सभी एसेट और सभी लायबिलिटी अगर ए कंपनी लेने को राजी हो जाए फिर तो हम ये कर सकते हैं। अगर ए कंपनी सभी एसेट और लायबिलिटी ना ले फिर तो हमें वही करना होगा ना जो एसेट ए ने ली है। देखो एक तरीका तो ये है कि जो हमें ये पता हो कि कितनी पेमेंट कर रही है, दूसरा अगर हमें ये ना पता हो कि क्या क्या पेमेंट कर रही है कंपनी। अब जैसे यहां इसने कह दिया, जैसे ये इंफॉर्मेशन आपको दी थी कि 6 रुपए ईच इक्विटी शेयर्स को पे करिए, 1,20,000 तो ईच इक्विटी शेयर को पे करिए, और अगर बाद में नेक्स्ट लाइन ये लिख दे कि बैलेंस ऑफ परचेज कंसीडरेशन वाज पेड इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, तो बैलेंस कितना रहेगा आपको नहीं पता ना। तो अगर ऐसी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है क्वेश्चन में तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे? नेट एसेट मेथड। अब इसमें आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि बी कंपनी को कितने पैसे देने चाहिए? देखो कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। बी कंपनी के पास एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, एक बार हम टोटली एसेट्स लेकर के चलते हैं। टोटल एसेट्स है इसके पास 10 लाख की, और टोटल लायबिलिटी है इसके पास 5 लाख की। अब ये बिजनेस इसने ए ने बाय कर लिया तो ए कंपनी बी को कितना पैसा देगी? 5 लाख देगी कि नहीं देगी? क्योंकि 10 लाख की एसेट ले रही है, 10 लाख की एसेट ले रही है तो उसके बदले में 5 लाख उसकी लायबिलिटी भी तो वही पे कर रही है, तो 5 लाख देना बनता है कि नहीं बनता? ये जो हमारा मेथड है नेट एसेट मेथड, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो कितनी पेमेंट कर रही है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ अगर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी ले लेती है ये कंपनी फिर तो हम टोटल लिखेंगे, अगर टोटल नहीं लेती तो हम क्या लिखेंगे? एसेट टेकन, एसेट्स टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी माइनस लायबिलिटीज टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी, वही हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब जैसे इन एसेट्स में से 8 लाख की एसेट ली है ट्रांसफरी कंपनी ने और 3 लाख की लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो अब कितना पे करेगी ए कंपनी? 5 लाख पे करेगी, क्योंकि 8 लाख की एसेट ली और 3 लाख की लायबिलिटी पे कर रही है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी एसेट ली जा रही है ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ अडोप्ट करना आपने ये मेथड। ये आपका हो गया थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में जब आप एसेट्स, यहाँ जब हमने एसेट्स वर्ड यूज किया है और लायबिलिटी वर्ड यूज किया, लायबिलिटी तो इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हो, एसेट्स में कई बार हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं। जब आप एसेट लेते हो तो अगर आपको बोला जाता है कि स्पेशली बोला जाता है कि कैश और बैंक बैलेंस नहीं लिया ट्रांसफरी कंपनी, तब तो आप उसको इंक्लूड ही नहीं करोगे, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि कैश और बैंक बैलेंस नहीं लिया तो नहीं इंक्लूड करना, लेकिन अगर ये बोला जाता है कि ऑल एसेट ले ली फिर उसमें कैश भी आ जाता है और बैंक बैलेंस भी आ जाता है। इसके अलावा जो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती हैं जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, वो भी आप इंक्लूड करोगे डेफिनेटली। अगर ये बोला जाता है कि टोटल एसेट ले ली गई है तब आप इंक्लूड करोगे, और अगर आपको स्पेशली मेंशन कर दिया जाता है कि ये एसेट नहीं ली जाती तब आप इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स जो राइट ऑफ हमें करनी है, जैसे कि अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का अगर कुछ बैलेंस रहता हो हमारे पास, और कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अगर इस तरीके के हमारे पास बैलेंसेस हो तो ये हमें कभी भी ऐड नहीं करने एसेट में, ये हम कभी भी ऐड नहीं करेंगे उसके एसेट में। क्यों? क्योंकि ये राइट ऑफ करने वाले हैं, इनका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला इन फ्यूचर। जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि इसका बेनिफिट वो ले चुकी है, उसको राइट ऑफ करने थे ये, तो इनका बेनिफिट नहीं मिलने वाला फ्यूचर में।
ट्रांसफरी कंपनी को, तो ये कभी भी आपको ऐड नहीं करनी। फिक्टिशियस एसेट आपने कभी भी ऐड नहीं करनी, टोटल एसेट में इंक्लूड ही नहीं करनी। हाँ, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका आता है, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट में इन्वॉल्व होगा जब आप एसेट की बात कर रहे हो, टोटल एसेट की। प्रीपेड एक्सपेंसेस के, क्योंकि इसको फिर बेनिफिट मिलने वाला है इसका फ्यूचर में, प्रीपेड एक्सपेंसेस का तो इसको बेनिफिट मिलेगा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होगा। जो फिक्टिशियस एसेट होती हैं जिनको आपको राइट ऑफ करना है, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं करनी, ये आपने ध्यान रखना है जब आप ये वाला मेथड यूज करोगे। तो ये 4-5 बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट मेथड हमारा इंट्रिंसिक वर्थ मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वर्थ या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसीडरेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स की। ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट आप कैसे करोगे, टोटल नहीं, यहां हम लिखेंगे नेट वर्थ या नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर काउंट हो जाएगी ऐसे। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा कि जो हमारी ट्रांसफरर कंपनी है उसके लिए शेयर्स पर शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर ले, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गई, आगे कि नहीं आ गई। अब जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर हमारी आई है 20 रुपीज, इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 20 पर शेयर आई है। अब इस जो बी कंपनी थी इसमें शेयर कैपिटल मान रहे हैं हम कि कितनी ली हुई थी, शेयर कैपिटल हम मान लेते हैं, इसमें शेयर कैपिटल कुछ इस तरीके से थी। टोटल मिलाकर हमारे पास से 50,000 शेयर थे और 10 रुपए का एक था, हमने ये मानना है बस। और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आई है 20 पर शेयर। तो परचेज कंसीडरेशन जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यूज करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू से। नंबर ऑफ शेयर को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। देखो यहां तो 10 रुपीज के शेयर थे उनके पास, लेकिन जब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट की वो 20 पर शेयर आई है। तो परचेज कंसीडरेशन जो पे करेगी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को, वो नंबर ऑफ शेयर इनटू में इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। इस तरीके से आप परचेज कंसीडरेशन फाइंड आउट करोगे। अब इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको कैलकुलेट करनी है नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी आप लेस कर देते हो, वही आपकी क्या है, नेट एसेट्स। अब एसेट्स यहां पे लोगे तब भी आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, फिक्टिशियस एसेट्स यहां भी इंक्लूड नहीं होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और गुडविल की वैल्यू यहां भी इंक्लूड होगी। तो ये चीजें आपने ऊपर वाले मेथड में भी ध्यान रखनी है और यहां पे भी ध्यान रखनी है। चारों मेथड हो गए, अच्छे से कहीं कोई कंफ्यूजन हो। 4 मेथड है परचेज कंसीडरेशन की, कोई सा भी यूज किया जा सकता है, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड स्पेशली आपको मेंशन क्या मिलेगा कि आपने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करना है परचेज कंसीडरेशन। ये वाले आपको मेंशन नहीं मिलेंगे, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना होगा कि कौन सा हम अडॉप्ट करें। हो जाएंगे? आज काफी इतना।